नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए दिल्ली में 3000 से अधिक नवनिर्मित आवासों का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, एक्ट ईस्ट नीति में पूर्वोत्तर क्षेत्र के चहुमुखी विकास पर ध्यान दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी रबी मौसम के लिए फास्फोरस और पोटेशियम आधारित उर्वरकों पर संशोधित सब्सिडी दरों को मंजूरी दी। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया। और 2020 क्रिकेट विश्व कप में एडिलेड में वर्षा से प्रभावित मैच में भारत ने बांग्लादेश को 5 रन से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के कालकाजी में झुग्गी झोंपड़ी पुनर्वास परियोजना का उद्घाटन किया। उन्होंने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में लाभार्थियों को 3024 नवनिर्मित EWS फ्लैटों की चाबियां सौंपी। सभी को आवास उपलब्ध कराने की प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली विकास प्राधिकरण 376 झुग्गी बस्तियों में पुनर्वास कार्य कर रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य झुग्गीवासियों को बेहतर और स्वस्थ वातावरण देने के साथ बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, जब झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को अपने घर मिले हैं। कालकाजी एक्सटेंशन के फर्स्ट फेज में ही 3000 से ज्यादा घर बनकर तैयार कर लिए गए हैं और बहुत ही जल्द यहां रह रहे दूसरे परिवारों को भी गृह प्रवेश का मौका मिलेगा। आने वाले समय में भारत सरकार द्वारा किए जा रहे ये प्रयास दिल्ली को एक आदर्श शहर बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों का कल्याण सरकार की नीतियों का केंद्र बिंदु है। उन्होंने कहा कि अब गरीबों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। आज दिल्ली के गरीब को भी सरकार की योजनाओं का सीधे लाभ मिल रहा है। दिल्ली में हजारों साथी रेहड़ी पटरी की दुकान लगाते हैं, सब्जियां और फल बेचते हैं। इनमें से शायद ही कोई ऐसा हो जिसके पास आज भीम UPI न हो। पैसे सीधे मोबाइल पर आते हैं, मोबाइल से पेमेंट भी हो जाता है। इससे कितनी बड़ी आर्थिक सुरक्षा भी मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली को देश की राजधानी की गरिमा के अनुसार सभी सुविधाओं से युक्त सुंदर शहर बनाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उदय योजना के अंतर्गत दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों को नियमित करने का काम जारी है। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार दिल्ली में तीव्र, सुरक्षित और आरामदायक परिवहन सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि 2014 में NDA के सत्ता में आने के बाद दिल्ली मेट्रो का तेजी से विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के माध्यम से दिल्ली में गरीबों का जीवन सुगम बनाने के लिए काम कर रही है। प्रवासी श्रमिक दूसरे राज्यों से काम करने आते हैं, उनका राशन कार्ड यहां बेकार हो जाता था। इससे उनके लिए राशन की समस्या खड़ी हो जाती थी। वन नेशन वन राशन कार्ड के जरिए इस चिंता से भी मुक्ति मिल रही है। कोरोना वैश्विक महामारी के समय में दिल्ली के लाखों गरीबों को केंद्र सरकार पिछले 2 साल से मुफ्त राशन भी दे रही है। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर्नाटक में वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्ट कर्नाटक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महामारी के बाद दुनिया भारत को आशा भरी दृष्टि से देख रही है, क्योंकि भारत निवेशकों को विकास के अवसर प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में निवेश का अर्थ बेहतर, स्वच्छ और पृथ्वी को सुरक्षित बनाए रखने के लिए लोकतंत्र और समावेशिता में निवेश करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने कानूनों को युक्तिसंगत बनाने, नियमों और विनियमों को कारगर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने रक्षा, ड्रोन, अंतरिक्ष और भू-स्थानिक डाटा जैसे क्षेत्रों में निजी निवेशकों को प्रोत्साहन दिया है। प्रधानमंत्री ने कारोबार को सुगम बनाने में शीर्ष स्थान पर रहने और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करने के लिए कर्नाटक की सराहना की।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि किसी भी राज्य के विकास के लिए मूल सुविधाओं का विकास महत्वपूर्ण मानदंड है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की एक्ट ईस्ट नीति में पूर्वोत्तर क्षेत्र के चहुमुखी विकास पर ध्यान दिया गया है। आज कोहिमा में राज्य सरकार की ओर से आयोजित स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए सुश्री मुर्मू ने कहा कि शिक्षा, सड़क, नेटवर्क और वित्त से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन से राज्य में साक्षरता में सुधार होगा, लोगों का जीवन सुगम बनेगा तथा पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति ने नगालैंड में विकास के विभिन्न मानकों पर हुई प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की और नगालैंड सरकार और लोगों को शुभकामनाएं दी। The Naga tribes are known for their vibrant culture and rich heritage that exemplifies our motto of unity in diversity. The Hornbill Festival has become a popular platform for capturing and showcasing the colorful and beautiful culture of the state. I convey my best wishes for the success of the upcoming Hornbill Festival. राष्ट्रपति ने वर्चुअल माध्यम से नगालैंड में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 34 नवनिर्मित सरकारी स्कूल, 10 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय तथा सरकारी स्कूलों में 190 स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प की सिद्धि में हमारे करदाताओं की है महत्वपूर्ण भूमिका। सभी करदाता निभाएं अपना कर्तव्य और निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आयकर रिटर्न 7 नवंबर तक ई फाइल करें। याद रखें, उन सभी करदाताओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है, निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न 7 नवंबर 2022 तक ई फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है तथा कोई भी अनएडजस्टेड बिजनेस लॉस अथवा कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी फसल मौसम 2022-23 के लिए फास्फोरस और पोटेशियम आधारित उर्वरकों पर सब्सिडी की नई दरों को मंजूरी दे दी है। नई दरें पिछले महीने की 1 तारीख से लागू हो गई हैं और अगले वर्ष 31 मार्च तक प्रभावी रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में उर्वरकों के लिए 51,875 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर की गई। इससे किसानों के लिए फॉस्फेटिक और पोटैशिक उर्वरकों की उपलब्धता सुगम बनेगी। आर्थिक मामलों से संबद्ध मंत्रिमंडल की समिति ने इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के अंतर्गत गन्ना आधारित कच्चे माल से तैयार इथेनॉल की बढ़ी कीमतें मंजूर कर ली हैं। ये मूल्य इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2022-23 के लिए मंजूर किए गए हैं और इस वर्ष 1 दिसंबर से अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक प्रभावी रहेंगे। नई दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि चीनी मिलों में शीरा से बने इथेनॉल का मूल्य 46 रुपये 66 पैसे से बढ़ाकर 49 रुपये 91 पैसे प्रति लीटर किया गया है। 10% ब्लेंडिंग का टारगेट हमने मई में मीट कर लिया एंड 40,000 करोड़ की इससे फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग हो सकती है, क्वाइट अपार्ट फ्रॉम द बेनिफिट टू आवर फार्मर्स। प्राइस ऑफ एथेनॉल फ्रॉम सी हैवी मोलेसेस विल बी इंक्रीज फ्रॉम 46 रुपीज 66 पैसे पर लीटर टू 49.41 पैसे पर लीटर। द प्राइस ऑफ एथेनॉल फ्रॉम बी हैवी मोलेसेस विल गो अप फ्रॉम 59.08 पैसे पर लीटर टू 60.73 पैसे पर लीटर। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा। इनमें महाराष्ट्र में अंधेरी पूर्व, बिहार में मोकामा और गोपालगंज, हरियाणा में आदमपुर, तेलंगाना में मुनुगोड, उत्तर प्रदेश में गोला गोकरनाथ और ओडिशा में धामनगर निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। मतगणना रविवार को होगी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में हिमाचल प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए पेयजल, प्रतीक्षालय और शौचालय की व्यवस्था की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान कर सकें।
मतदाताओं को बेटर एक्सेस दे सके, उनके हम लोग नजदीक जाकर पोलिंग स्टेशन स्थापित करें, जिससे कि उनको सुविधा हो अपने नजदीक में पोलिंग करने की। और जो मतदान केंद्रों पे भी सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जैसे सेपरेट टॉयलेट्स फॉर मेन एंड वुमेन, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, वेटिंग स्पेस, तो इस टाइप की सभी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी पोलिंग स्टेशन में, जिससे मतदाताओं को कोई असुविधा न हो। हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों के लिए इस महीने की 12 तारीख को वोट डाले जाएंगे। 106 वर्षीय सेवानिवृत्त अध्यापक श्याम शरण नेगी ने आज हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के कल्पा में डाक मतपत्र के जरिए अपना वोट डाला। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य में 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों तथा दिव्यांग मतदाताओं के लिए अपने घर से मतपत्र के जरिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 106 वर्षीय मास्टर श्याम शरण नेगी ने 1991 में भारत के आम चुनाव में पहली बार मतदान किया और उन्होंने लोकसभा चुनाव में 16 बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वह 2014 से राज्य के स्टेट इलेक्शन आइकन भी हैं। श्याम शरण नेगी ने अपने जीवन में आज पहली बार अपने घर से वोट डाला। नेगी पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा कल्पा स्थित उनके गृह परिसर में रेड कारपेट की व्यवस्था की गई थी। इस अवसर पर बोलते हुए श्याम शरण नेगी ने कहा, प्रत्येक नागरिक को लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मतदान करना चाहिए। राज्य में पहली बार भारत निर्वाचन आयोग ने इस वर्ग के मतदाताओं को यह विशेष सुविधा दी है। इसके लिए गठित टीमें घर घर जाके मतदान की प्रक्रिया को पूरा कर रही है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देने के लिए राज्य भाजपा संसदीय बोर्ड कल गांधीनगर में बैठक होगी। 3 दिन की इस बैठक में संसदीय बोर्ड प्रेक्षकों द्वारा सुझाए गए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कल पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय जांच एजेंसी ने मुख्यमंत्री को 11:30 बजे रांची स्थित उसके कार्यालय में उपस्थित होने को कहा है। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में एडिलेड में बारिश से प्रभावित मैच में भारत ने बांग्लादेश को 5 रन से हराया। 16 ओवर में 151 रन के संशोधित लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश की टीम 6 विकेट पर 145 रन ही बना सकी। भारत ने 6 विकेट पर 184 रन बनाए थे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नवंबर में पेंशनधारकों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने और चेहरे के सत्यापन करने वाले ऐप के उपयोग के राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा की है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि पेंशनधारकों को अपना जीवन प्रमाण पत्र भौतिक रूप से जमा करने के लिए पेंशन वितरण प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होना पड़ता था, जो विशेष रूप से वृद्ध, बीमार और कमजोर पेंशनधारकों के लिए असुविधाजनक था। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने आज ओडिशा तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से दूसरे चरण की BMD इंटरसेप्टर AD-1 बैलिस्टिक मिसाइल की पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण पर DRDO और परीक्षण से जुड़ी टीम के सदस्यों को बधाई दी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय के अंतर्गत सतर्कता जागरूकता सप्ताह में विकसित राष्ट्र बनाने हेतु भ्रष्टाचार मुक्त भारत के प्रयासों पर चर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए दिल्ली में 3000 से अधिक नवनिर्मित आवासों का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, एक्ट ईस्ट नीति में पूर्वोत्तर क्षेत्र के चहुमुखी विकास पर ध्यान दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी रबी मौसम के लिए फास्फोरस और पोटेशियम आधारित उर्वरकों पर संशोधित सब्सिडी दरों को मंजूरी दी। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया और T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।